नमस्कार, मैं त्यागीराज त्यागीराज आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बुलंदशहर में राजीव गर्ग रहते थे और उनके एक फूफा जी थे सुधीर गर्ग, वो रहते थे परिवार समेत। राजीव गर्ग सोशल मीडिया पर अक्सर काफी एक्टिव रहते थे और वह एक जादुई सिक्का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाया था उन्होंने और उसकी खूबियां उन्होंने बताई थी कि यह सिक्का जादुई सिक्का है और इससे जब चाहे जो चाहे अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आप चाहे वह काम यह सिक्का कर सकता है, चाहे तो बारिश कर सकता है, आप चाहे तो यह धूप खिला सकता है और चाहे तो यह धातु को भी बदल सकता है। ये है वो जादुई सिक्का जिसे बताते हैं कि इससे कोई भी जादू हो सकता है। इसकी पैकिंग ये है, ये नानो पैक है, ये छल्ले लगे हैं इसमें काफी। ये है, ये कुछ कोई लैंग्वेज में लिखा है। ये किसी मेटल का है बना हुआ। कुछ साइन बने, पीतल को सोना बना सकता है और सोने को लोहा बना सकता है। ये जादुई सिक्का क्या था, ये जादुई करामात क्या हुआ, तो वह उसको बेचना चाहते थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस बारे में चर्चा की है, परंतु यही राजीव गर्ग 31 मार्च 2024 को लापता हो जाते हैं अपने घर से। शाम तक तो सब ठीक था, लेकिन 4-4:15 के बाद उनका फोन भी नहीं लगता और उनसे कोई भी बात नहीं हो पाती। वह भी गए थे तो वह अपने घर वालों को कोई भी संपर्क करके अपनी सूचना नहीं दी। उसी के साथ साथ उनके फूफा जी जो सुधीर गर्ग थे वह भी गायब हो जाते हैं, कहीं जाते हैं किसी काम से, पता ऐसा चला परिजनों को। 4-4:15 के आसपास उनका फोन भी बंद हो गया और उन्होंने कोई सूचना करके अपने परिजनों को कोई सूचना घर वालों को नहीं दी। अब घर वाले बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने 6-7-8 बजे तक इंतजार किया कि शायद आ जाएंगे, परंतु वह नहीं आए। तो इसके बाद परिजन परेशान और दुखी होकर उनके जो भी परिचित जानकार थे उन लोगों से संपर्क करते हैं और राजीव गर्ग और सुधीर गर्ग के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उन्हें कोई भी जानकारी उनके बारे में नहीं मिली। कहानी को विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और परिवार का सदस्य बन जाइए। घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना जरूरी है, तभी यह प्रोसेस कंप्लीट होगा। वीडियो को प्लीज पूरी सुनिएगा और आपसे एक निवेदन और करती हूँ कि अगर आपके आसपास या कोई भी आपकी जानकारी में ऐसी महिला या बच्चा आता है जिनका जीवन दांव पर लगा है, उनकी सहायता और सुरक्षा शिक्षा की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है, प्लीज आप उनके साथी बनिए और हमसे संपर्क कीजिए उन बच्चों की, उन महिलाओं के बारे में, क्योंकि बच्चा सुरक्षित, बच्चा शिक्षित, माता बहन का हो सम्मान, करे रोजगार, बढ़ेगा मान। यही लक्ष्य और उद्देश्य लेकर मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र संकल्प यही है, हर एक कोई मान सम्मान से जिए, आगे बढ़े, उन्नति तरक्की करे। आशा करती हूँ कि आप अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। मैं भी हताश निराश है, हर एक किसी का जीवन महत्वपूर्ण है, अनमोल है। आपको सावधानी से रहने के लिए मैं प्रेरणात्मक कहानी लाकर आपको सुनाती हूँ और उसी क्रम में मैं आज की कहानी सुना रही हूँ शहर के राजीव गर्ग और सुधीर गर्ग की। परिजन सुधीर गर्ग और राजीव गर्ग की जानकारी उनके परिचितों से, मिलने वालों से लेते हैं, कोई भी जानकारी उनके बारे में नहीं प्राप्त होती। तो फिर सुबह होती है और सुबह को परिजन पहुंच जाते हैं पुलिस थाने में। 1 अप्रैल 2024 को थाने में जाकर बोलते हैं, रो रोकर बुरा हाल है। राजीव गर्ग की 2 बेटियां, एक बेटा और पत्नी, और वहीं सुधीर गर्ग की बेटी और पत्नी।
इन सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और बताते हैं कि 31 मार्च को राजीव गर्ग और सुधीर गर्ग घर से कहीं गए थे किसी से मिलने के लिए, लेकिन शाम तक भी वह वापस नहीं लौटे और हमसे संपर्क करके कोई भी जानकारी अपने बारे में नहीं दी। इसके बाद हमने उनके मिलने जुलने वालों से जो भी हम जानते थे या हमने उन सबसे संपर्क किया, लेकिन हमें भी कोई जानकारी नहीं मिली, कोई भी कुछ नहीं बताया। अब इसके बाद सुबह 1 अप्रैल को परिजनों ने पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं 1 अप्रैल 2024 की शाम को ही देर रात पुलिस को फोन आता है और बोलते हैं कि बोरवेल की नहर के पास एक शव पड़ा हुआ है। क्योंकि राहगीर उस शव को देखते हैं तो वह हक्के बक्के रह जाते हैं और तुरंत सूचना देकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसको अलग पलट के उसको देखती है, शिनाख्त करती है शव का और उसको जो है कब्जे में लेकर फिर उन परिजनों को बुलाती है राजीव करके, सुधीर करके। तो वो उसको पहचान लेते हैं कि वह तो राजीव करके उसके ऊपर चाकू से वार किया हुआ था। पीठ पर ताबड़तोड़ वार थे और उसकी गर्दन पे वार थे, सीने पर वार थे और लगभग 22-25 से 30 वार तक राजीव गर्ग के ऊपर किए हुए थे। अब राजीव गर्ग मिला है तो सुधीर गर्ग कहाँ गया? अब पुलिस उनको ढूंढने लग जाती है। पुलिस को वह नहीं मिलते। पुलिस सोचती है कि अगर इनकी हत्या यहाँ पर की गई है तो सुधीर भी कहीं ना कहीं तो होंगे ही। वे खोजती रहती है लेकिन उनको नहीं मिलते। आखिर में पुलिस की नजर एक 300-400 मीटर की दूरी पर एक जाती है तो वहां पर एक शव पड़ा हुआ था। वह शव सुधीर गर्ग का था। सुधीर गर्ग के ऊपर भी लगभग 15-16 से 20 वार किए गए थे चाकू के और उनको भी मौत के घाट उतार दिया, उनकी भी हत्या कर दी गई। अब पुलिस शवों को कब्जे में लेकर उनकी शिनाख्त कराती है परिजनों से और राजीव गर्ग की भी परिजन शिनाख्त कराती है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए। अब पुलिस इस कांड की जानकारी के लिए जुट जाती है। आखिर यहाँ पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे? क्योंकि इलाका जहाँ वो मृत पाए गए गंगानगर ट्रांसपोर्ट का इलाका था, जबकि राजीव गर्ग का जो ऑफिस था शहर में ARDO ऑफिस के पास उनका जनसेवा केंद्र था। गंगानगर ट्रांसपोर्ट में उनको किसने बुलाया, कैसे आए और क्या काम था, किस काम के लिए बुलाया? अब पुलिस ये छानबीन करना शुरू कर देती है। तो राजीव गर्ग के ऑफिस में काम करने वाला नौकर था ऋषभ उर्फ गोरा, जो बुलंदशहर के ही देवीपुरा का रहने वाला था। उससे पूछताछ करती है और वह बोलता है कि कहीं से फोन आया था और फोन पर मुझसे सर ने कहा कि मुझे स्कूटी पर लेकर चलो और गंगानगर में छोड़कर आओ। मैं बस स्कूटी पर इनको लेकर गया। किसका फोन आया था, क्यों आया था, क्या बात हुई थी, मुझे नहीं पता। जब उनको गंगानगर में छोड़कर आया तो उन्होंने कहा कि फूफा जी को भी लेकर आ जाओ। मैं फिर फूफा जी को भी लेकर गया। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। पुलिस उससे और कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन जो परिजन है राजीव गर्ग के और सुधीर करके उन्होंने मना कर दिया कि ये बहुत ही सीधा साधा है, हमारा वफादार है और यह ऐसा नहीं कर सकता। इसने भी उससे थोड़ा सा ने भी पूछताछ नहीं की। फिर आगे पुलिस उसकी खोज में लगी थी कि यह हत्याकांड को अंजाम दिया तो किसने दिया। पुलिस लास्ट में आके उनके फोन की राजीव के फोन की एरिया निकलवाती है तो पता चलती है कि गंगानगर से एक फोन आया था। उनकी लोकेशन निकालती है, वहां पर जाता है तो वहां पर एक चाय वाले की छपरी मिलती है जिसमें वो चाय बेचता था। वहां जाते हैं क्योंकि उसकी जानकारी CDR से उसकी जानकारी मिल गई। तो उससे जाकर पूछते हैं तो उसने कहा कि यहाँ पर आए तो थे, उन्होंने चाय पी और उसके बाद कहाँ गए कहाँ नहीं गए मुझे नहीं पता। ठीक है, अब पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया गंगानगर एरिया की और उसकी चाय की छपरी के आसपास। उन्होंने लगभग 200 CCTV फुटेज खंगाले तो उन्हें स्कूटी पर जाते हुए ऋषभ उर्फ गौरव मिला और साथ में राजीव गर्ग के साथ वह तनु जो चाय वाला था वह भी दिखाई दिया। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या है। तो चाय वाला तनु झूठ बोल रहा था, जो कि राजीव गर्ग के नौकर ऋषभ के ही मोहल्ले देवीपुरा का ही रहने वाला है। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि CCTV फुटेज में तन्नू स्कूटी चला रहा है, जबकि राजीव गर्ग के ऑफिस से ऋषभ चलाकर लेकर आया था राजीव गर्ग को बैठाकर। लेकिन गंगानगर आकर तन्नू स्कूटी चला रहा है, ऋषभ पीछे बैठा है और बीच में बैठे हैं राजीव गर्ग। और राजीव गर्ग की जो लाश है, डेड बॉडी है, वो मिलती है गंगानगर के ट्रांसपोर्ट इलाके में बोरवेल नहर के पास। अब पुलिस ने तनु को और ऋषभ को उधार लिया। परिजन अभी भी ऋषभ के लिए मना कर रहे थे कि ऋषभ
कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, बहुत बहुत सीधा है और हमारा पूरा पूरा वफादार। ये सीधा साधा बालक ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेगा। आप इससे पूछताछ मत करो। आप पुलिस ने फिर उससे पूछताछ करना बंद कर दिया, ऋषभ से, और पूछताछ करना शुरू कर दिया तन्नू से। अब तन्नू से जब पूछताछ शुरू करी तो उसने बताया कि आप ऋषभ से पूछ लीजिए। पुलिस ने ऋषभ को भी धर लिया। अब परिजन मना करते रहे, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन दोनों को उठा लिया, धर लिया और उनसे जो अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ की और सारा दूध का दूध और पानी का पानी जो हुआ, तो घर वाले भी हैरान और कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। उनके सर पे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि जो ऋषभ था राजीव गर्ग को उनके ऑफिस से बहलाकर फुसलाकर और झूठ बोलकर लेकर आया था। ऋषभ ने ही तन्नू से फोन करवाया था। जो मैंने जादुई सिक्के के बारे में आपसे बात की, असल में पुलिस को ऋषभ ने बताया कि उन सर के पास एक जादुई सिक्का था, जो फूफा जी और सर बैठ के सिक्के के बारे में बातें किया करते थे कि उसे 1000 करोड़ में बेचेंगे, और नेपाल में 1000 करोड़ में बेचने की बात भी चल रही थी। उसने बताया कि ऋषभ ने बताया कि 100 करोड़ की एक डील भी इन्होंने पक्की की थी। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करवाने का इन्होंने सिक्के के द्वारा ये काम को सफलतापूर्वक किया था। और वह सूखे में बारिश करवा देते थे और धूप खिला देते थे। वह जो चाहते थे सिक्के को घुमा घुमा कर वही काम उससे करवा देते थे। अब मैं भी अमीर बनना चाहता था, तो इसलिए मैंने इस सिक्के के बारे में मैंने तन्नू को बताया। तो तन्नू ने मुझे समझाया कि ऐसा करो, तुम राजीव को और सुधीर उनके फूफा जी को एक एक करके यहाँ पर ले आओ और हम उनकी हत्या कर देंगे और उनका सिक्का हम लेकर हम करोड़पति बन जाएंगे। हमारे भी 3 बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम अमीर बनकर की लग्जरियस लाइफ जिएंगे। अब ऋषभ के मन में ये बात घर कर जाती है। तन्नू राजीव को फोन करते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है किसी स्कीम में, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ पैसा इन्वेस्ट करने के सिलसिले में। अब राजीव गर्ग संडे को गंगानगर ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। हालांकि संडे को राजीव गर्ग का जनसेवा केंद्र बंद रहता था, जबकि ऋषभ ने बताया था पुलिस को कि जनसेवा केंद्र खुला था। जब पुलिस ने परिजनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जनसेवा केंद्र हमेशा संडे को बंद रहता था और 31 मार्च को भी जनसेवा केंद्र बंद ही था। राजीव गर्ग संडे को जनसेवा केंद्र कभी भी नहीं खोलते थे। पुलिस के मन में ये बात तो डाउट तभी से कर गई थी क्योंकि दोनों बयानों में ऋषभ बोल रहा है जनसेवा केंद्र खुला था, परिजन बोल रहे जनसेवा केंद्र बंद था। तो वहीं से पुलिस का माथा ठनका था और उसके रडार पर ऋषभ था, लेकिन परिजन उसको बार बार बचा रहे थे ये कहकर कि वह सीधा साधा है, वह ऐसा कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, हमारा वफादार है, घर के बच्चे की तरह है। लेकिन जब सच्चाई का खुलासा पुलिस ने किया, तन्नू और ऋषभ को उठा लिया और जब पुलिस अंदाज में उनसे पूछा तो दोनों एक एक करके बिना रुके बिना अटके सारे पाठ को उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने बताया कि जादुई सिक्के के लालच में उन्होंने राजीव गर्ग और सुधीर गर्ग फूफा जी की हत्या करी है, क्योंकि वह अमीर बनना चाहते थे और लग्जरियस जीवन जीना चाहते थे। जैसे उन्होंने 100 करोड़ की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया है, जैसे वो 1000 करोड़ में सिक्का बेचना चाहते थे, जैसे वो धूप खिला देते थे, जैसे वो बारिश करा देते थे, तो हम भी जादुई सिक्के से बहुत बहुत पैसों की बरसात करना चाहते थे। और इसीलिए तन्नू ने मुझे बोला कि एक एक कर राजीव गर्ग और सुधीर गर्ग को यहाँ गंगानगर ट्रांसपोर्ट में ले आओ, हम उनकी हत्या कर देंगे एक एक कर और सिक्का लेकर हम भी अमीर बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात याद रखने वाली बात है कि कोई भी ऐसे ही अमीर नहीं बन जाता। आपके अंदर योग्यता चाहिए, आपके अंदर क्षमता चाहिए। अगर आप योग्य हैं और क्षमतावान हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको सिर्फ उतना मिलेगा जितना आप जिसके लायक हैं। आप किसी की चोरी करके और डकैती डालकर किसी का छीन के हत्या करके आप चाहते हैं अमीर बन जाते हैं? नहीं, आप जेल में जाते हैं और वहां आपको आजीवन कारावास की सजा होती है, जैसा इन दोनों को हुआ। सिर्फ ये मन का वहम है, इसे निकाल दीजिए और इंसान बनकर रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उत्तम जीवन जिएंगे तो सम्मान से जिएंगे। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। परिवार का सदस्य बन जाइए और कभी भी लालच मत कीजिए, क्योंकि लालच का अंत दुर्दांत होता है। लालच राजीव गर्ग ने भी किया था, जो उस सिक्के का प्रदर्शन कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी प्रदर्शन कर रहे थे और उसको
100 करोड़ में, 1000 करोड़ में, मतलब उनका भी लालच बढ़ता जा रहा था। तो ऋषभ ने बताया कि उसने दोनों की बातें वह सुनता था और उसके मन में भी लालच बढ़ता जाता था। अमीर होने की ख्वाहिश पनप रही थी और पनपते पनपते इतनी बढ़ गई थी कि वह उचित अनुचित को भी भूल गया और अपने मालिक की हत्या कर दूसरे के कहने में आकर नहीं, बल्कि इच्छा ऋषभ की अपनी थी। वो के पास वह था, हत्यारा वह नौकर था। ऋषभ परिजन भी एक घर के बालक जैसा बोल रहे थे। तो आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, प्लीज सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए प्रेरणा होंगे। नमस्कार, थैंक यू।